हाँ बच्चों, आज हम कक्षा 10 में आपको भूगोल विषय में पाठ 5 खनिज तथा ऊर्जा के संसाधन यानी खनिज और ऊर्जा संसाधनों के बारे में हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत 4 विषय आते हैं जिनको एक जगह जोड़ करके सामाजिक विज्ञान बनाया गया है। यानी समाज से संबंधित बातें या पुरानी इतिहास की बातें इतिहास विषय में आती हैं जो भूतकाल की हैं। वर्तमान समय की जो बातें हैं वो सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र में आती हैं तथा भूगोल विषय जो हमें पृथ्वी के नीचे धरातल पर और अंतरिक्ष में सारी जानकारी प्राप्त कराता है, ऐसा विषय भूगोल है। तथा अर्थशास्त्र हमें अपने देश की अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी देता है। तो इन चारों विषयों को मिलाकर के सामाजिक विज्ञान बन गया। पहले ये विषय सब अलग अलग थे, किंतु अब इनको एक जगह एक विषय के रूप में और हाई स्कूल में कंपलसरी यानी अनिवार्य विषय बना दिया गया है, जो सभी के लिए जरूरी है, क्योंकि हम इससे बहुत कुछ सीखते हैं। सबसे ज़्यादा जो IAS PCS की परीक्षाएं भी होती हैं या अन्य कोई कंपटीशन की परीक्षाएं हैं, उनमें GK यानी जनरल नॉलेज से संबंधित जो प्रश्न हैं वो लगभग 50% से अधिक प्रश्न इसी विषय से आते हैं, क्योंकि यह विषय हमें संपूर्ण जानकारी देता है। तो आज बच्चों पाठ 5 विषय भूगोल में पाठ 5 खनिज तथा ऊर्जा के संसाधन या ऊर्जा संसाधन, इस पाठ में हम आपको विस्तार पूर्वक बताने जा रहे हैं कि खनिज क्या है या ऊर्जा संसाधन कौन से हैं, क्या उनका महत्व है, उनका क्षेत्र कहाँ कहाँ पर है, उनका हम कैसे उपयोग कर सकते हैं, कैसे उपयोग करना चाहिए, तो ये किस किस काम आते हैं, ये सब जानकारी हम दे रहे हैं। परिचय की दृष्टि से हम सब जानते हैं कि जिस देश में जितना अधिक खनिज हो गए, जितने भी खनिज अधिक होंगे, वह देश उतना ही अधिक धनी, शक्तिशाली और विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ता जाएगा। चूँकि हमारा देश पहले से ही एक कृषि प्रधान देश रहा है, बाद में धीरे धीरे हमने उद्योग धंधों की तरफ कदम रखा और पाश्चात्य देशों से हमने बहुत कुछ तकनीकी के बारे में सीखा और उसको अपने देश में लागू किया। धीरे धीरे हमारी सरकारों ने और हमारे देश के बुद्धिजीवियों ने इस बात को स्वीकार किया कि हम खनिजों का उपयोग अधिकतम करें और उनके द्वारा जो हमारे कार्य हैं उन्हें प्रगति के रास्ते पर लाएं। खनिजों का कम से कम प्रयोग करके अधिकतम लाभ ले सकें, तो इसमें हम इसे कहेंगे खनिज संसाधन। हम खनिजों का दोहन तो करते हैं, उनका उपयोग तो करते हैं, किंतु उनकी बचत के बारे में नहीं सोचते। कम से कम उपयोग खनिजों का हो और अधिक से अधिक कार्य हो, यही खनिज बचत कहलाता है। हमें खनिजों के उपयोग भी लेना चाहिए, किंतु उनको कैसे हम बचत कर सकते हैं उसका भी ध्यान रखना चाहिए। तो हम सबसे पहले आपको ये बताने जा रहे हैं कि खनिज तथा उसका परिक्रम एवं उसकी उपलब्धता। खनिज किसे कहते हैं या खनिज क्या है, खनिज से क्या तात्पर्य है? साधारण रूप से पृथ्वी के नीचे से खोदे जाने वाले पदार्थों को खनिज कहा जाता है। पृथ्वी के नीचे से खोदे जाने वाले पदार्थों को खनिज कहा जाता है।
अब पृथ्वी में धरातल से, ऊपर के धरातल से जब हम खनिजों को खोदते हैं तो उस क्रिया को हम उत्खनन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? उत्खनन। और जब पृथ्वी के नीचे गहराई से परतों के अंदर से जब हम किसी पदार्थों को खोदते हैं या वस्तुओं को खोदते हैं तो उस क्रिया को हम खनन कहते हैं, क्योंकि वो खानें बहुत गहरी होती हैं जिनसे हम उन वस्तुओं को खरीदते हैं, निकालते हैं। तो इस प्रकार से पृथ्वी से खोदे जाने वाले पदार्थों को खनिज कहते हैं। पृथ्वी से खोदे जाने वाले पदार्थों को खनिज कहते हैं। अब खनिजों का वर्गीकरण। खनिजों का वर्गीकरण हम आपको इस ब्लैक बोर्ड पर, जो वाइट बोर्ड है, ये वाइट बोर्ड पर जो आपका ये वर्गीकरण का एक चार्ट बनाया मैंने आपको। इस वर्गीकरण के अंतर्गत खनिजों का वर्गीकरण दिया हुआ 3 प्रकार का। पहला है धात्विक खनिज, दूसरा अधात्विक खनिज और तीसरा है ऊर्जा के खनिज, यानी जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, ऐसे खनिज। धात्विक खनिज और आध्यात्मिक खनिज, ये 3 प्रकार का खनिजों का वर्गीकरण किया गया है। अब धात्विक खनिज वे खनिज होते हैं जिनको पृथ्वी से निकाल करके साफ किया जाता है, जिससे कि उनमें चमक आ जाती है। ऐसे खनिजों को हम धात्विक खनिज कहते हैं। इन धात्विक खनिजों में भी, इसके भी फिर हमने इनको 3 प्रकार की वैरायटियों में बांटा। यानी खनिजों के वर्गीकरण में सबसे पहला है धात्विक खनिज, दूसरा है अधात्विक खनिज और तीसरा है ऊर्जा खनिज। अब इस धात्विक खनिज में इसके भी हमने 3 वैरायटी, यानी 3 वर्गीकरण के 3 प्रकार हुए। लौह धातु, दूसरी अलौह धातु, लौह धातु, अलौह धातु और तीसरी है बहुमूल्य धातु। अब लौह धातु के अंतर्गत कौन कौन से खनिज आते हैं? लौह धातु में लौह अयस्क। अब बच्चों आप समझेंगे कि लौह अयस्क क्या है। लौह अयस्क उसे कहते हैं जब हम कच्चा लोहा, यानी जब हम लोहे को जमीन से अंदर से खोदते हैं तो उसमें विशेष प्रकार की मिट्टी या अनेक अन्य कण मिले होते हैं, तो ऐसे लोहे को हम कच्चा लोहा या लौह अयस्क कहते हैं। जो हमें पृथ्वी से खोद करके लोहा प्राप्त होता है, ऐसे लोहे को हम लौह अयस्क या कच्चा लोहा कहते हैं। अब दूसरा आया आपका मैंगनीज। अब मैंगनीज भी एक इस प्रकार की धातु है जो लौह धातु के अंतर्गत आती है। क्यों? क्योंकि लोहा हम देखते हैं अक्सर, जो लोहा हम जमीन से खोदते हैं तो काले रंग का दिखाई देता है। लोहे की वस्तुएं होती हैं वो काले रंग की होती हैं, चाहे आप गाटर देख लो, पटरी देख लो, तवा, चिमटा, परात, कढ़ाई या लोहे की अनेक प्रकार की छोटी से बड़ी चीज़ें होती हैं, वो सब काले रंग होती हैं, क्योंकि लोहा काले रंग का ही होता है। किंतु बाद में इसमें कुछ संशोधन करके इस लोहे से लोहा इस्पात भी बनाया जाता है। अब आप कहेंगे लोहा इस्पात क्या है? तो लोहा इस्पात एक ऐसे ही लोहे की वैरायटी है जिसको हम लोहे को अधिक ताप दे करके और उसमें लगभग 1 टन हम लोहा इस्पात बनाएंगे तो उसमें 10 किलो मैंगनीज धातु डालेंगे, मिलाएंगे। तो 1 टन लोहा इस्पात बनाने के लिए 10 किलो मैंगनीज की भी आवश्यकता होती है। और जब इनसे जो लोहा
बनाया जाता है वो लोहा सफ़ेद रंग का हो जाता है, उसको हम लोहा इस्पात कहते हैं। उस पर कभी जंग नहीं आता। जैसे आपने अपने घरों में चाबी, पौना यानी जो बोल्ट खींचने के यंत्र हैं, या पेचकस का आगे का सिरा, या आपने अन्य कुछ छड़ें ऐसी देखी होंगी जो रॉडें होती हैं, या जैसे मोटरसाइकिल में ही आपके कुछ स्टैंड के बराबर में ही नीचे पायदान के पास एक जाल सा लगा होता है, वो स्टील का होता है। तो इस प्रकार से स्टील में जो साइकिल के रिम होते हैं, मोटरसाइकिल के रिम होते हैं, वो भी सब स्टील के ही होते हैं। तो स्टील धातु लोहे से बनी धातु है जिसको लोहा इस्पात कहते हैं। वो सफ़ेद रंग की होती है और उसमें जंग नहीं आता। पानी में भी वो पड़ी रहे तो उस पर जंग नहीं आता। तो ऐसे हम इसको लोहा इस्पात तैयार करते हैं, तो उसमें हमें मैंगनीज धातु की भी आवश्यकता पड़ती है। अब हम धीरे धीरे इसके जो ये दिया है कि ये कहाँ पाया जाता है, उपलब्धता, तो मैं इसका साथ साथ उपलब्धता बताता रहूँगा कि लोहा सबसे ज़्यादा हमारे देश में, ये आप देख रहे हैं उड़ीसा में देश का 52% लोहा यानी लौह अयस्क पाया जाता है। इसके बाद में छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, मध्य प्रदेश का कुछ भाग और महाराष्ट्र के कुछ भाग में भी, ये दक्षिण के पठारी भाग में इसका ये क्षेत्र भारत के मानचित्र में पाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं लोहे का उपयोग। एक एक धातु को विस्तार पूर्वक बताऊंगा आपको। तो लोहे का उपयोग हम दैनिक जीवन में, छोटी से छोटी आलपिन होता है, आलपिन देखिए आपने, वो भी लोहे की बनी होती है। और बड़े से बड़ा, सबसे बड़ी वस्तु पानी का जहाज, उसमें भी लोहे की बहुत सारी वस्तुएं बना करके लगाई जाती हैं। तो बड़े से बड़े जहाज में और छोटी छोटी सुई में किसानों के जितने भी यंत्र हैं, चाहे वो दरांती हो, हंसिया फावड़ा हो, खुरपी हो, ट्रैक्टर हो, टीलर हो, मंजा हो, हैरो हो या रूटर वेटर हो, यानी जितने भी किसानों के यंत्र हैं उन सब में छोटे से छोटा और बड़े से बड़े यंत्र में लोहे का प्रयोग होता है। यहाँ के बच्चों, हम एक क्लास में आप बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर भी जितनी वस्तुएं हैं, मेज है, कुर्सी है, पंखा है, गौटर है, बिल्डिंग बनी हुई है, इसमें लोहे के सरिये पड़े हैं, पंखे में भी हैं। यहाँ तक कि आपका एक पेन है आपके पास, उसमें भी जो बॉल है, बॉल पॉइंट निब है जो, वो भी लोहे की होती है। हम देखते हैं अपने आसपास में जितनी वस्तुएं होती हैं। अब कारखाने में चलते हैं, कारखाने में जितनी मशीनरी होती हैं वो सब लोहे की होती हैं। आपके सामने किवाड़ है, ये भी लोहे का बना हुआ है, विंडो है, ग्रिल है, यानी कोई भी वस्तु हम बनाते हैं उसमें लोहे का अधिकतम उपयोग हम करते हैं, चाहे वो छोटी वस्तु हो या बड़ी वस्तु हो। और जिन वस्तुओं को बनाने में हम जिन यंत्रों का प्रयोग करते हैं, जो बढ़ई के पास यंत्र होते हैं, औजार होते हैं, वो भी लोहे के ही बने होते हैं। यहाँ तक कि पुरानी कहावत है कि लोहा लोहे को काटता है, यानी लोहे की बने सरिये को या लोहे की बनी वस्तुओं को काटने के लिए भी जो आरी होती है, जो आरा होता है, वो भी लोहे का ही बना होता है। लोहे की आरी से ही हम लोहे की छड़ को काटते हैं। तो ये हम देखते हैं कि अपने दैनिक जीवन में लोहे का बहुत बड़ा उपयोग है। बिना लोहे के हमारा जीवन असंभव है। हम कोई भी वस्तु देखते हैं उसमें लोहे का प्रयोग देखते हैं। तो इसलिए कहा गया क्या कि लोहे को आधारभूत उद्योग की संज्ञा दी गई है। लोहा एक ऐसी धातु है, जिस देश में सबसे अधिक लोहा पाया जाता है वह देश उतना ही अधिक विकसित माना जाता है। अब लोहे के क्षेत्रों में हमारे देश में लोहा है तो बहुत, किंतु हमारे देश में उसको निकालने के लिए सुविधाएं प्राप्त नहीं हैं, मशीनों की कमी है। तो इस प्रकार से फिर भी
हम आजकल के आधुनिक युग में बहुत आगे बढ़ गए हैं, वैज्ञानिक युग में भी, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी, हैं, उद्योग धंधों के क्षेत्र में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। तो वैज्ञानिक गति से भी हम प्रगति कर रहे हैं, कृषि के क्षेत्र में प्रगति कर रहे हैं। तो हम धीरे धीरे विकसित देश की ओर बढ़ रहे हैं। अभी हमारा देश विकासशील देश है, तो अब विकसित देश की ओर हम बढ़ रहे हैं। भारत में सभी वस्तुओं का उत्पादन तेज गति से हो रहा है। तो ये हमने लोहे के क्षेत्र बताया आपको भारत में। फिर एक बार समझ लीजिए, उड़ीसा सबसे ज़्यादा, उड़ीसा में लोहा पाया जाता है, लोहा अयस्क, जो कच्चा लोहा है वो 52% यहाँ से निकाला जाता है। फिर छत्तीसगढ़ में, झारखंड में और पश्चिम बंगाल में, मध्य प्रदेश का कुछ भाग, महाराष्ट्र का कुछ भाग, ये महाराष्ट्र है, ये मध्य प्रदेश है, और इससे छत्तीसगढ़ जो कटा है ये भी मध्य प्रदेश का भाग है। इन सब में लोहा अयस्क पाया जाता है, कच्चा लोहा निकाला जाता है। अब मैंगनीज, तो मैंगनीज की दृष्टि से भी हम देखते हैं मध्य प्रदेश और ये महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इनमें मैंगनीज अधिक मात्रा में निकाला जाता है। लोहे का प्रयोग मैंने आपको बताया, मैंगनीज का प्रयोग यानी लोहा इस्पात बनाने में किया जाता है, लोहे से इस्पात बनाया जाता है, उसमें प्रयोग किया जाता है। मैंगनीज का प्रयोग वार्निश करने में किया जाता है, दवाइयों में किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। तो मैंगनीज का भी हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। इसके बाद अलौह धातु, अलौह धातु में तांबा, सीसा, जस्ता और बॉक्साइट। तांबा, सीसा, जस्ता और बॉक्साइट, ये अलौह धातु है। अब इस अलौह धातु में तांबे के बारे में बताता हूँ। तांबा एक ऐसा बहुमूल्य धातु है जिसके तारों को बिजली के उपकरणों में लगाया जाता है, और ठीक ही उसी प्रकार तांबे के बर्तन भी बनाए जाते हैं। तो तांबा हमारे जीवन में एक बहुमूल्य धातु है, इसका हम उपयोग दैनिक जीवन में करते हैं, बर्तनों के रूप में करते हैं, बिजली के तार के रूप में करते हैं, बिजली के उपकरणों के अंदर मशीनों में इसके तार बना करके लगाए जाते हैं। जैसे आपके सामने पंखा टंग रहा है, तो इसमें जो मोटर लगी हुई है उसमें भी तांबे के तार पाए जाते हैं, लगाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि तांबा बिजली का सबसे अच्छा सुचालक है। बिजली इसमें तांबे के तार में सबसे तेज गति से बहती है, प्रवाहित होती है। इसलिए तांबे को बिजली के उपकरणों में या मोटरों में अधिक रूप से लगाया जाता है। पहले समय में तांबे के तार ही चलते थे लाइनों में भी, किंतु तांबा बहुमूल्य धातु होने के कारण इसके तारों की चोरी होने लगी, तो धीरे धीरे उसकी जगह लोहे के तार लगाए गए, उसे हटाया गया। फिर लोहे की भी जब चोरी होने लगी तो फिर एल्युमिनियम के तार लगाए गए, क्योंकि हमारे देश में चोरों की भी कमी नहीं है। आप प्रतिदिन सैकड़ों घटनाएं चोरी की सुनते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, टीवी समाचारों में देखते हैं। तो इस प्रकार से हमारे देश में तांबे का भी बहुत उपयोग है। तांबा कहाँ पाया जाता है? तो तांबा राजस्थान प्रदेश में और मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, इनमें तांबे की खानें पाई जाती हैं। इसके बाद में है जस्ता। जस्ता यानी एल्यूमिनियम। अब ये कहाँ से बनता है? ये जस्ता या एल्यूमिनियम जो बनाया जाता है, ये बॉक्साइट एक धातु होती है, उससे बनाया जाता है। बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनाई जाती है, एल्यूमिनियम। और इसका उपयोग कहाँ होता है? तार बनाए जाते हैं, और टीन बनाई जाती है, बर्तन बनाए जाते हैं। जैसे आपने कुकर देखा है, फ्राइबल देखा है, या भगोने देखे हैं, तो ये सब घरों में जो हम उपयोग करते हैं, इनमें भी। और यहाँ तक कि अब तांबे के स्थान पर बिजली के तारों में भी जस्ते के तार यानी एल्युमिनियम के तार प्रयोग किए जाते हैं, किंतु ये बिजली के उतने अच्छे तेज सुचालक नहीं हैं जितने कि तांबा होता है या तांबे के तार होते हैं। ठीक इसी प्रकार से सीसा धातु आपने देखी है, ये भी एक चमकीली धातु है जिसको ज़मीन से खोदा जाता है। सीसा राजस्थान और मध्य प्रदेश में अधिक निकाला जाता है। तो ये हमने आपको शीशे का उपयोग देखा। शीशे का घरों में हम दर्पण के रूप में उपयोग करते हैं। शीशे का हम विंडो के रूप में विंडो में भी लगाते हैं।
बड़े बड़े शोरूम होते हैं उनमें शीशे का उपयोग होता है, तो नहीं शीशे का भी हम उपयोग जहाँ तहाँ करते हैं और अपने जीवन में इसका भी एक बड़ा महत्व है। अब इसके बाद में आती है बहुमूल्य धातु। तीसरा धात्विक खनिज का तीसरा प्रकार बहुमूल्य धातु। तो बहुमूल्य धातु में सोना सबसे बहुमूल्य धातु माना जाता है। तो सोना पीले रंग का होता है, आप सब जानते हैं, देखा है आपने। तो अब हम चलते हैं कि हमें इसका क्या उपयोग है। सोने के आभूषण बनाए जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा हम सोने के आभूषण ही बनाते हैं जिन्हें महिलाएं बहुत अधिक पसंद करती हैं। यानी समाज में सोने या चांदी के आभूषण महिलाओं को बहुत प्रिय हैं, विशेष रूप से हमारे देश में। इसलिए सबसे ज़्यादा महंगा सोना या चांदी जो धातु हैं बहुमूल्य हैं, ये हमारे देश में महंगी हैं क्योंकि इनको ज़्यादा लाइक किया जाता है। वर्तमान समय में इनको पहनना तो ज़्यादा नहीं पड़ता क्योंकि लोग छीन लेते हैं, झपट्टा मार लेते हैं, गले से चैन छीन लेते हैं। किसी विशेष उत्सवों पर इन आभूषणों को हम पहनते हैं, महिलाएं पहनती हैं हमारी, और अब पुरुष भी पहनने लगे हैं। अंगूठी है, जंजीर है, इस प्रकार के शौक हैं कुछ लोगों के। तो उसमें हम सोने के जो या चांदी के जो बहुमूल्य धातु हैं, जो उनके आभूषण बनाए जाते हैं, उनको हम लाइक करते हैं, अपने घरों में रखते हैं, खरीदते हैं और उसका हम सोने के, अब कुछ घरों में चांदी के और सोने के बर्तन बनाए जाते हैं, उनका हम उपयोग तो कम कर पाते हैं किंतु वो एक दिखावटी है, किंतु हम उस बहाने से उस बहुमूल्य धातु को अपने घर में सेफ रखते हैं। और समय यदि हमें कभी परेशानी पड़ती है पैसे की, तो उस सोने और चांदी को अपने घर से हम गिरवी रख करके या उसको बेच करके अपनी ज़रूरतों को पूरा समय से कर लेते हैं। तो हमें ये बहुत ही लाभकारी है। आजकल घरों में सोना रखते नहीं हैं लोग, बहुमूल्य आभूषण भी रखते हैं। बैंकों में भी लॉकर प्राप्त हो गए हैं, तो बैंकों में सरकार के द्वारा लॉकर्स दिए गए हैं और उसमें सेफ्टी रहती है, वहाँ चोरी का डर नहीं रहता है। किंतु आजकल डाकू और चोर बैंकों में भी चोरी कर लेते हैं, किंतु वो दूसरी बात है। फिर भी घर में आकर के इतना सुरक्षित नहीं है जितना कि लॉकर्स में सुरक्षित है। अब हम इसका बताते हैं क्षेत्र। तो सोना हमारे देश में सबसे ज़्यादा, ये जो आप प्रदेश देख रहे हैं कर्नाटक, तो बच्चों कर्नाटक प्रदेश में सोने की कोलार और बेलारी की 2 खानें पाई जाती हैं जहाँ पर भारत का सबसे अधिक सोना प्राप्त होता है कर्नाटक प्रदेश से। दूसरा मध्य प्रदेश में पन्ना और रीवा की खानों से भी सोना प्राप्त होता है। चांदी सबसे अधिक राजस्थान में पाई जाती है और राजस्थान प्रदेश के बाद में थोड़ी बहुत चांदी महाराष्ट्र और तमिलनाडु क्षेत्र से भी मिलती है। इसी प्रकार अब हम चलते हैं प्लेटिनम। प्लेटिनम भी एक ऐसी धातु है जिस पर जंग नहीं आता, चमकीली होती है, सफ़ेद रंग की होती है। इसका प्रयोग भी अनेक मशीनों में या अनेक वाहनों में इसका प्रयोग किया जाता है। बच्चों पाठ तो बहुत लंबा है किंतु मैं शॉर्ट में थोड़ा समझाता चलूँगा। अब आगे आप ध्यानपूर्वक सुनते रहें। अब इसके आगे आता है आध्यात्मिक खनिज। आध्यात्मिक खनिजों में सबसे पहला आता है अभ्रक। अभ्रक हमारे देश में सबसे ज़्यादा झारखंड प्रदेश में पाया जाता है। यानी संसार का सबसे ज़्यादा अभ्रक भारत में ही पाया जाता है। यानी लगभग 94% संसार का 94% अभ्रक भारत में पाया जाता है और भारत में भी झारखंड प्रदेश में अभ्रक सबसे अधिक पाया जाता है। उसके अधिक थोड़ा बाद में बिहार, छत्तीसगढ़ और ये उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इनमें भी अभ्रक की मात्रा, तमिलनाडु, इनमें भी अभ्रक पाया जाता है। अभ्रक का क्या उपयोग है? तो बच्चों आप देख रहे हैं, आपने घरों में कुकर देखा है, खाना पकाते हैं जिसमें, फ्राइबल देखा है जिसमें चाय पकाते हैं, भगोने देखे हैं जो हत्ते वाले भगोने होते हैं। तो ऐसे ही आपने बिजली को चेक करने के लिए टेस्टर या पेचकस, जो बोल्ट खींचने के लिए होते हैं, पेच खींचने के लिए होते हैं, इनमें जो मूठें होती हैं, जो ना तो उसमें बिजली आती है, टेस्टर में, पेचकस में हम बोल्ट खींचते रहते हैं, बिजली नहीं आती है, तो उसकी जो मूठ होती है वो अभ्रक की बनी होती है। क्योंकि अभ्रक बिजली का कुचालक है, यानी इसमें बिजली प्रवाहित नहीं हो सकती। तो इसलिए बिजली के यंत्रों में
या पेचकस में, टेस्टर में, जैसे आप देखें जो मैंने हुआ था, और भी बड़े बड़े यंत्र होते हैं, प्लास वगैरह होता है, उसमें मूठ चढ़ी होती है, तो ये सब अब्रक की होती हैं। अब कुकर में हत्ता होता है और फ्लावल में होता है, चाय वाले में, तो ये जो हत्ते होते हैं ये भी सब चाकू में होता है। तो ये सब मूठे अब्रक की इसलिए होती हैं क्योंकि ना तो इनमें गर्मी प्रवाहित होती और ना ये बिजली प्रवाहित करते हैं अपने अंदर। तो ये बिजली के कुचालक होते हैं और गर्मी से के भी कुचालक होते हैं, इसलिए कभी गर्म नहीं होते। अगर खोलते सामान को कुकर में या चाय खोलती है, उसको हम हाथ से छूने लगें, हाथ से उतारने लगें तो हमारा हाथ जल सकता है, इतना गर्म होता है कुकर, उसमें सीटी लगती है जब, तो खोलती चीज़ होती है, किंतु हम उसको हत्ते को पकड़ के आसानी से उतार कर रख देते हैं। तो हम देखते हैं कि अब्रक का प्रयोग इन चीज़ों में भी होता है। नंबर 2, कुछ दवाइयों में भी अब्रक का प्रयोग होता है। वार्निश बनाने में अब्रक का प्रयोग होता है, क्योंकि अब्रक चमकीला होता है या कई रंगों का होता है, पीला भी होता है, सफ़ेद भी होता है, लाल भी होता है, और इसका प्रयोग हम अनेक दवाइयों में भी करते हैं। वार्निश बनाने में क्या जाता है, दवाइयों में क्या जाता है? तो इस प्रकार हम दैनिक जीवन में अब्रक का प्रयोग भी देखते हैं। इसके बाद आता है नमक। भाई नमक तो एक ऐसी धातु है कि जिसका प्रयोग हम प्रतिदिन खाने में करते हैं। बिना नमक के कोई स्वाद ही नहीं आता। जो भी हम खाते हैं, यदि नमक कम है तो हम कहते हैं भाई नमक तो कम है, ये तो अलूना लग रहा है, ये तो स्वाद नहीं आ रहा। तो नमक एक ऐसी चीज़ है जो हमारे दैनिक जीवन में भोजन में प्रयोग की जाती है, यानी पूड़ी में, पराठे में, सब्जियों में, दालों में, सब में नमक का प्रयोग किया जाता है। तो NaCl इसका एक रासायनिक सूत्र है नमक का, जो विज्ञान में आपने पढ़ा होगा। तो नमक से नमक का अम्ल भी बनाया जाता है। तो नमक एक ऐसी हमारे दैनिक जीवन में धातु है जिसका हम अधिक प्रयोग करते हैं। इसके प्रयोग के बिना हमें टेस्ट नहीं लाता। एक बार को मीठा हम कई दिन तक नहीं खाएं तो हमारी आदत में आ जाता है, हम बिजा सकते हैं, किंतु बिना नमक के हम एक टाइम भी भोजन नहीं कर सकते। तो भाई नमक बहुत बहुमूल्य है हमारे लिए। गांधी जी ने भी नमक सत्याग्रह चलाया था अपने शासनकाल, अपने आंदोलन में। अंग्रेजों ने नमक पर प्रतिबंध लगा दिया था, तो गांधी जी ने नमक बनाओ आंदोलन शुरू किया था और समुद्र के किनारे जा कर के नमक बनाई थी, लोगों को ले गए थे। तो इसलिए क्यों, नमक हमारे जीवन की बहुमूल्य धातु है जो हमारे जीवन में हर समय काम आती है। नमक का क्षेत्र, नमक हमारे ये गुजरात प्रदेश, राजस्थान, इनमें अधिक पाई जाती है, और इसके बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इन प्रदेशों में भी, और थोड़ा असम और मेघालय, ये पहाड़ी क्षेत्र में भी नमक के भंडार पाए जाते हैं। इसके बाद में यह आएगा धात्विक खनिज जो आपने पढ़े। अब अधात्विक खनिज में चल रहे थे अब्रक, नमक। अब चूना पत्थर। तो चूना पत्थर क्या होता है, जिससे चूना बनाया जाता है। ये बड़ी बड़ी भट्टियाँ होती हैं। चूना पत्थर हमारे उत्तर प्रदेश में भी पाया जाता है, जो कि ये उत्तर प्रदेश आपके सामने है, किंतु हमारे उत्तरी भारत में बहुत कम खनिज पाए जाते हैं। किंतु फिर भी चूना पत्थर की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में भी, और ये मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु तथा ये पहाड़ी क्षेत्रों में असम, मेघालय और मणिपुर आदि में पाया जाता है। इसके बाद हम चलते हैं ऊर्जा खनिज। ऊर्जा खनिज में कोयला और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस आते हैं। तो ऊर्जा खनिज ऐसे खनिज होते हैं जिनसे हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जिनसे हम ऊर्जा बनाते हैं, यानी शक्ति के साधन, इनको कहते हैं शक्ति के साधन। क्यों? क्योंकि हमें जैसे भोजन से ऊर्जा प्राप्त होती है, वैसे ही खनिजों से भी ऊर्जा प्राप्त होती है। कोयला से बिजली बनाई जाती है। कोयला हमारे ईंधन के रूप में प्रयोग होता है भट्टियों में, और कोयले का उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में घरों में भी ईंधन के रूप में करते हैं। कोयले से इंजन में प्रयोग करके पहले रेलें चलाई जाती थीं, कोयले के इंजन चलते थे, किंतु अब आपने नहीं देखे होंगे, हमारे समय में कोयले के इंजन से रेलें चलती थीं, अभी भी कुछ देशों में चलती हैं। तो इस प्रकार से कोयले का हमारे दैनिक जीवन में उपयोग है। बिजली कोयले से अब भी बनाई जाती है, बड़ी बड़ी ताप भट्टियों में गलाया जाता है। इसके बाद में पेट्रोलियम से भी हम जो खनिज तेल होता है
उससे भी बिजली बनाने का काम करते हैं। खनिज तेल का उपयोग हम डीजल इंजन में देखते हैं, घरों में इंजन चलते हैं या जनरेटर चलते हैं, या पेट्रोलियम पदार्थ से हम अनेक प्रकार के वाहनों में प्रयोग करते हैं। जितने भी वाहन चलते हैं उनमें पेट्रोलियम का प्रयोग होता है, खनिज तेल का प्रयोग होता है, क्योंकि खनिज तेल जब हम खोदते हैं तो कच्चा होता है, किंतु उसके बाद में उसकी वैरायटी आती है, उसमें से ही हम मिट्टी का तेल, कैरोसिन जिसे कहते हैं, वो निकलता है, डीजल उसी में से बनता है, या हल्का तेल जो हवाई जहाज में चलता है वो भी उसमें लगता है, पेट्रोल भी उसी में से निकलता है, और यहाँ तक कि जो सफ़ेद तेल है उसको भी उसमें निकालते हैं। तो ये सब मशीनों के द्वारा, संशोधन के द्वारा उसमें अलग अलग वैरायटी का तेल प्राप्त होता है, जिसका हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। ठीक इसी प्रकार से प्राकृतिक गैस, ये एक बहुमूल्य ऐसी गैस है, ऊर्जा का साधन है, जिसे हम दैनिक जीवन में भोजन बनाने में प्रयोग करते हैं। क्योंकि हम देखते हैं घरों में गैस आती है, गैस से भोजन बनाया जाता है, तो ये प्राकृतिक गैस हमारी ज़मीन से ही प्राप्त होती है, जो ऊर्जा का एक प्रमुख साधन है। इससे अधिक हम बहुत प्रयोग करते हैं, सिलेंडरों में ये प्रयोग होती है, या अनेक स्थानों पर ये नलियों के द्वारा, जो पाइपलाइन के द्वारा ही घरों में पहुंचती है। अब तो ऐसी साधन हो गए हैं, इनका मीटर लग गया है और उनसे हम प्रयोग करते हैं। तो प्राकृतिक गैस हमारे भोजन बनाने के अधिक काम आती है, और इससे हम अनेक प्रकार की मशीनें भी चलाते हैं आजकल। अब ठीक प्रकार से हम देखते हैं शक्ति के साधन, ये तो हमने करा परिक्रम खनिजों का। शक्ति के साधनों का परिक्रम हम दो प्रकार का कर सकते हैं, एक होते हैं परंपरागत और एक होते हैं गैर परंपरागत। परंपरागत साधन बच्चों वो होते हैं जिनके कुछ समय तक उपयोग करने के बाद वो समाप्त हो जाते हैं। जैसे इसमें आता है लकड़ी, कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, यानी हम इसका उपयोग कर रहे हैं तो धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा कि ये समाप्त हो सकते हैं। ये सीमित मात्रा में है, इनका उपयोग करने से इनमें कमी आती है और ये सीमित मात्रा में पाए जाते हैं, और ऐसे खनिजों को हम परंपरागत स्रोत कहते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा लकड़ी का कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, ये सब परंपरागत हैं। दूसरे आते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत बच्चों वो हैं जो कभी समाप्त नहीं हो सकते, जिनकी कोई लिमिट सीमा नहीं है। जैसे सौर ऊर्जा, तो सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा कभी समाप्त नहीं हो सकती, हम जितना चाहे उतना ग्रहण कर सकते हैं। ऐसे ही पवन ऊर्जा, यानी ऐसे बहुत सारे क्षेत्र होते हैं समुद्र के किनारे जहाँ पर पवन से पवन चक्कियाँ बनाई जाती हैं। पवन चक्कियाँ इकट्ठी करके एक साथ में पवन चक्कियाँ बनाई जाती हैं और उनसे ऊर्जा प्राप्त की जाती है। तो इस प्रकार की ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। ये हवा जो होती है, पवन है, वायु, हवा, ये कभी समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ये समाप्त होगी तो जीवन समाप्त हो जाएगा। तो ये सब प्रकृति के द्वारा हमें निःशुल्क प्राप्त है। तो ये भी हम गैर परंपरागत ऊर्जा में आती है। इसके बाद में आती है बायोगैस। तो बायोगैस जो हम देखते हैं गांव में गोबर से भी बनाई जाती है, मलमूत्र से बनाई जाती है, पशुओं का गोबर होता है उससे बायोगैस बनाई जाती है, और उससे भी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, हमारी रोशनी के काम आती है, हमारे भोजन बनाने के काम आती है। तो इस प्रकार से बायोगैस का प्रयोग भी हम समय समय पर करते रहते हैं, ये कभी समाप्त होने वाली नहीं है। ठीक इसी प्रकार से परमाणु ऊर्जा, यानी परमाणु ऊर्जा भी हमारे जीवन में एक ऐसी है जो कभी समाप्त नहीं हो सकते। ये परमाणु ऊर्जा थोरियम और यूरेनियम धातु से बनाई जाती है, और ये थोरियम और यूरेनियम धातु जो होती हैं, रेडियम है, थोरियम है, यूरेनियम है, इनसे परमाणु ऊर्जा बनाई जाती है। हमारे देश में परमाणु ऊर्जा के भी अनेक केंद्र हैं, किंतु उत्तर प्रदेश में नरोरा, बुलंदशहर में एक परमाणु ऊर्जा का केंद्र है, नरोरा, जो बुलंदशहर जिले में आता है, ये आपने देखा होगा। तो इसी प्रकार से महाराष्ट्र में तारापुर, तमिलनाडु में कलपक्कम, राजस्थान में रावत भाटा, इसी प्रकार के परमाणु केंद्रों के उदाहरण मैंने आपको दिए। ठीक इसी प्रकार से अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, संसाधन संरक्षण के उपाय। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं आगे 2 मिनट में अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि इनका संरक्षण कैसे कर सकते हैं। भाई हम अधिक से अधिक उपयोग तो करें, किंतु उसका इस प्रकार से दोहन करें कि वो उसकी मात्रा भी समाप्त ना हो, बेकार ना जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम पेड़ों को अधिक से अधिक लगाएं। हम पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए भी हम खनिजों का संरक्षण कर सकते हैं। आगे आने वाले हम अब खनिजों का संरक्षण कैसे करें, क्यों करें, क्योंकि भविष्य में आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए भी तो कुछ छोड़ें। ये सारे अभी हम दोहन कर लेंगे तो उनको क्या मिलेगा, इसलिए हम धीरे धीरे
सीमित मात्रा में उनका उपयोग करके अधिक से अधिक प्रयोग करें और अधिक से अधिक लाभ कमाएं। हम उनको ऐसा करें कि उनका संरक्षण भी होता रहे, यानी उनको हम बचाने का काम करें। अब जैसे हम देखते हैं बिजली जल रही है तो जब बल्ब जल रहा है, जल ही रहा, कोई बुझाता ही नहीं। टंकी चल रही है तो चल ही रही है भाई, जल विद्युत भी तो काम आ रही है हमारे। अब जल हमारा बह रहा है। अब आजकल हम देखते हैं गांव में या शहरों में जो समरसेबल वो चलते रहते हैं, उनका पानी बर्बाद जाता है। कोई टोंटी चल रही है, कोई जा रहा रास्ते से तो बंद नहीं करता उसे, तो उसे बंद कर देना चाहिए। तो हम जल को भी संरक्षण कर सकते हैं, हम जो परमाणु ऊर्जा है उसको भी संरक्षण कर सकते हैं, हम बायोगैस के भी कम से कम उपयोग कर सकते हैं, उसको संरक्षण कर सकते हैं। तो इसको संरक्षण क्या था, बचाना। यानी हम ऊर्जा का या ऊर्जा से उत्पन्न जो खनिज हैं, जो ऊर्जा हमें देते हैं, ऐसे खनिजों को उनको संरक्षित करना, उनको बचाना और उसका अधिक से अधिक काम में लाना, किंतु उसकी बचत ऐसे समय करना कि बर्बाद ना जाए। तो इसी प्रकार से हम सभी शक्ति के साधनों का संरक्षण, सभी खनिजों का संरक्षण करते चलें, जिससे कि भविष्य के आने वाली पीढ़ी भी उसका लाभ उठा सके। तो बच्चों, इस पाठ को मैंने आपको विस्तार पूर्वक बताया, मानचित्र के द्वारा भी आपको समझाया। अब आप इसको PDF में मैं भेजूंगा आपको, उसमें लिख लेंगे। अब इसे लिखने का काम आप इस परीक्षाओं के बाद में करेंगे, क्योंकि पहले परीक्षाओं की तैयारी करनी है। ये पाठ परीक्षा में तो नहीं आएगा, किंतु इसको बाद में लिख लेना। और इसको जो वीडियो मैंने आपको बनाई है, इसको ध्यानपूर्वक सुनना जरूर आप। ठीक है, ओके, धन्यवाद।